हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाई इज इंडिया हीटिंग अप स्लोअर दैन द वर्ल्ड एवरेज। देखिए, इट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो आपको ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज़ इन दी हायर ऑल्टीट्यूड्स। सो पोलर रीजन्स में ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर लैटिट्यूड्स। सो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगर हम आपके प्रीलिम्स की बात करते हैं एज वेल एज मेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले न्यूज में देखते हैं ये क्यों था। सो अगर हम एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर की बात करते हैं ऑफ द वर्ल्ड इज नोन टू हैव इंक्रीज्ड बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस। सो अगर हम मीन एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। किस लेवल से बढ़ चुका है वो इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं जो एवरेज हमने रेंज ली थी, बेस ईयर क्या लिया है, दैट इज 1850 टू 1900 पीरियड, उससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो वर्ल्ड एवरेज मीन एनुअल मीन टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है 1.1 डिग्री सेल्सियस। राइट, सो बट दिस इंक्रीज एज कैन बी एक्सपेक्टेड इज नॉट यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म नहीं है, तभी हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एज कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज लोअर टेम्परेचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लोअर टेम्परेचर राइज। आई डोंट वॉन्ट टू से कि यहाँ पर लोअर टेम्परेचर्स हैं, बट राइज जो हुआ है वो कम हुआ है एज कंपेयर टू दी वर्ल्ड। राइट, सो इट वेरीज इन डिफरेंट रीजन्स एंड ऑल्सो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, एक असेसमेंट की गई थी क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन 2020. इट सेड दैट एनुअल मीन टेम्परेचर had risen by 0.7 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1900. सो अगर 1900 बेस ईयर लेके चलते हैं तो उसके बाद से अगर हम इंडिया के टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो कितना राइज किया है, 0.7 डिग्री राइज किया है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में टेम्परेचर कितना राइज हो चुका है, 1.1 डिग्री सेल्सियस। राइट, सो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंडिया का टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू दी वर्ल्ड ज़्यादा राइज नहीं किया है एज कंपेयर टू दी वर्ल्ड। सो यहाँ पर ये इंडिया के लिए यूनिक सब कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये जो टेम्परेचर है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दी ज्योग्राफी। अब आज समझने की कोशिश करेंगे हम कि पोलर रीजन्स में ही इसका ज़्यादा इफेक्ट क्यों देखने को मिल रहा है। Right, okay, so this is significantly lower than 1.59 degree Celsius rise for land temperatures across the world. अगर हम land temperature की बात करते हैं तो mean average अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर कितनी निकल रही है, 1.59 डिग्री। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो rise कितना किया है, 0.7 डिग्री सेल्सियस। बेस ईयर क्या है वो याद रखना है, दैट इज 1900। ठीक है, वाई इज वार्मिंग ओवर इंडिया लोअर। अब ये जो है लोअर राइज आपको देखने को मिल रहा है इंडिया में, इट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया, इट इज़ नॉट स्पेशली फॉर इंडिया। द इंक्रीज इन टेम्परेचर्स इज नोन टू बी मोर प्रोमिनेंट इन हायर ऑल्टीट्यूड्स। हायर ऑल्टीट्यूड्स में आपको ये ज़्यादा देखने को मिला है नियर द पोलर रीजन्स दैन नियर द इक्वेटर। इक्वेटर से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपको कहाँ पर देखने को मिला है, दैट इज इन द पोलर regions. So this is attributable to a complex set of atmospheric phenomena including heat transfers from the tropic to the poles through prevailing system of air circulation. अब अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हो तो आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर हीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि आपको टॉरिड जोन, जो हमारा टॉरिड जोन है वो आपको देखने को मिलता है, दैट इज हीट सरप्लस, है ना। तो अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारी अर्थ का टेम्परेचर मीन एवरेज रहना चाहिए, मतलब वो ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि टॉरिड जोन में आपको हीट का एक्सेस देखने को मिलता है, सनलाइट एक्सेस में होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होते हैं, आपको पता है आपके पास एयर सर्कुलेशन एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आपको सेल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज फेरल सेल, हेडले सेल एंड सो ऑन। उसकी वजह से आपको क्या है, ये जो टेम्परेचर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए मिलते हैं, जिससे कि ओवरऑल अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक बैलेंस्ड वे में रहे।
राइट एक तो वो है कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम टेम्परेचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दूसरा रीजन होता है दैट इज ओशन करंट्स। सो आपको पता है अगर हम ओशन करंट्स की बात करते हैं तो कुछ वार्म करंट्स होते हैं, कुछ कोल्ड करंट्स होते हैं, वो इवेंचुअली क्या करते हैं, वो सर्क्यूलेशन करते हैं जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक बैलेंस मेंटेन करके रख सके। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, एक एयर सर्क्यूलेशन जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, ऐसे ही दूसरा है दैट इज ओशन करंट्स। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पोलर रीजन्स हैं वहां पर आपको ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, तभी वहां पर ज्यादा वार्मिंग हो रही है एज कंपेयर टू द इक्वेटर्स। अब ऐसा क्यों है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रीजन क्या है, दो रीजंस है, एयर सर्क्यूलेशन जो आपको एग्जिस्ट करती है और जो ओशन करंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। So geographically India is located in the tropical region quite close to equator. That is why जो भी countries आपको equator के पास देखने को मिल रही हैं वहाँ पर जो rise हुआ है वो as compared to polar regions कम हुआ है, राइट उसका रीजन क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10 ईयर मूविंग एवरेज एनुअल मीन मैक्सिमम्स की बात करते हैं, यहाँ पर एवरेज एनुअल मीन मिनिमम्स की बात करी गई है। बट अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, आपको सिर्फ एक फैक्ट पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोलर रीजन्स की और इक्वेटर के पास की रीजन्स की, तो वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। टेम्परेचर राइज ज़्यादा कहाँ हुआ है दैट इज इन दी पोलर रीजन्स, टेम्परेचर राइज कम कहाँ हुआ है दैट इज in the equator zone, right? So this is the रीजन, फर्स्ट रीजन जिसमें एयर सर्क्यूलेशन और आपके ओशन करंट्स का काफी ज्यादा रोल है जो कि हम अभी समझेंगे। दूसरा रोल है दैट इज इंपैक्ट ऑफ एरोसोल्स। अब एरोसोल्स क्या होते हैं, देखिए अगर हम एरोसोल्स की बात करते हैं इट रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर। सो जो आपकी एयर में सस्पेंडेड रहते हैं उनको कहा जाता है एरोसोल्स। एरोसोल्स का भी काफी बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया को जो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज वो राइज नहीं हुआ है जितनी जल्दी से राइज आपको वर्ल्ड एवरेज में देखने को मिला है। सो दीज पार्टिकल्स हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द लोकल टेम्परेचर इन मल्टीपल वेज। सो ये जो एरोसोल्स है इसकी वजह से भी देखने को मिला है कि इस फैक्टर की वजह से भी इंडिया का जो टेम्परेचर है वो राइज कम हुआ है, राइट। सो मेनी ऑफ दीज स्कैटर सनलाइट बैक सो दैट लेसर हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द लैंड। अब इन एरोसोल्स की वजह से क्या होता है, जब एरोसोल्स पे जो सनलाइट है वो पड़ती है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है जिसकी वजह से धरती तक वो सनलाइट आ ही नहीं पाती और जो लैंड टेम्परेचर्स हैं वो ज़्यादा राइज नहीं कर पाते। तो इन एरोसोल्स की भी वजह से देखने को मिला है कि जो इंडिया का टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज नहीं किया है, राइट। सो अगर हम एरोसोल्स की कंसंट्रेशन की बात करते हैं ओवर द इंडियन रीजन इज क्वाइट हाई। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई दिखती है वो ज़्यादातर हम क्या यूटिलाइज करते हैं दैट इज कोल, राइट। सो कोल थर्मल पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हम बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं जिसकी वजह से सस्पेंडेड एरोसोल्स आपको देखने को मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। अब ऑल ओवर इंडिया में अगर एरोसोल्स हैं, उस एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो इवेंचुअली क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं जिसकी वजह से जो लैंड टेम्परेचर्स है वो ज़्यादा राइज नहीं कर पाते। अब क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है तो एरोसोल्स की कंसंट्रेशन आपको इस रीजन में हायर देखने को मिलती है, राइट। So due to its location in the tropics and the arid climate, India is no stranger to dust. बहुत सारी डस्ट एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से एरोसोल्स सस्पेंडेड रहते हैं, प्लस यहाँ पर हम फॉसिल फ्यूल्स को भी बर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से एरोसोल्स देखने को मिलते हैं। तो इन एरोसोल्स की वजह से हम कह सकते हैं हमारी कंट्री पे हैवी पोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से इवेंचुअली इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारी धरती ज़्यादा गर्म नहीं हो रही। धरती इन द सेंस इंडिया का जो एरिया है वो गर्म नहीं हो रहा, राइट। सो आप देख सकते हैं emissions from the vehicles, industries, construction work and so on add a lot of aerosols in the air. अब वो एरोसोल्स जब ऐड कर देते हैं तो वो सनलाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं जिसकी वजह से इंडिया ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अनइंटेंडेड बट अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट। सो पॉजिटिव साइड इफेक्ट एक तरह से कह सकते हैं ड्यू टू दी एरोसोल्स। सो दिस इज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो इंडिया का टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू द वर्ल्ड टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं हुआ है, राइट।
सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एरोसोल्स। अब हम समझ लेते हैं, जब हम कहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पोलर रीजन्स में आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का एज कंपेयर टू द इक्वेटर रीजन्स। सो आपने पढ़ा होगा कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन। अभी हमने बताया कि जो कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। अब इसको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ही क्यों कहा जाता है? देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्मोहेलाइन की, थर्मोहेलाइन एज द नेम सजेस्ट इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो एंड हेलाइन। देखिए हेलाइन इज रिलेटेड टू व्हाट? सॉल्ट कंसंट्रेशन। थर्मो इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज टेम्परेचर। सो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको देखने को मिलता है ये सर्कुलेशन, ये कन्वेयर बेल्ट जो है वो इवेंचुअली क्या करती है, आपके धरती का टेम्परेचर बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपके ओशन करंट्स हैं प्लस जो आपकी एयर सर्कुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर आपको हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर अर्थ की बात करते हैं तो अगर आपने यहाँ पर एयर सर्कुलेशंस की बात करी हो, दिस इज दी 0 डिग्री जहां पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम 23.5 या फिर 30 डिग्री की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है, अगेन अ लो प्रेशर जोन, एंड नॉर्थ पोल पे आपको देखने को मिलता है दैट इज दी हाई प्रेशर जोन। अब ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस क्यों हुआ है? दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको प्रेशर डिफरेंस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको एयर सर्कुलेशन देखने को मिलती है, विच इवेंचुअली हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस करके रखती है। ऐसे ही आपको ओशन करंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो वाटर है, धरती पे जितना भी पानी है वो इवेंचुअली क्या करता है? रोटेट करता है। वो रोटेट करके ही पूरी धरती का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करके रखता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो गर्म पानी है, क्योंकि गर्म पानी कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? आपके इक्वेटर वाले जोन में, क्योंकि अपर लेयर क्या होती है? डायरेक्ट सनलाइट में होती है, और सनलाइट की वजह से वो जो अपर लेयर है वो गर्म हो जाती है, और इवेंचुअली वो क्या करती है? कहाँ पर जाने की कोशिश करती है? टू दी पोलर रीजन्स। अब पोलर रीजन्स में क्या होता है? ठंडा पानी है, वो क्या करने की कोशिश करता है? क्योंकि ठंडा पानी क्या होता है? डेंस होता है, तो वो नीचे चला जाता है। जब वो नीचे चला जाता है तो उसके बाद क्या करने की कोशिश करता है? ट्रॉपिक्स में एंटर करने की कोशिश करता है। सो ये जो बेल्ट आपको देखने को मिलती है, दैट दिस बेल्ट इज नोन एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। अब हो क्या रहा है? क्योंकि आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसकी वजह से ये जो गर्म पानी है वो गर्म पानी पोलर रीजन्स में जा रहा है। अब जब पोलर रीजन्स में जा रहा है वहां पर आइस नहीं बन रही। देखिए इस डायग्राम से अगर आपको समझ आए, जस्ट अ सेकेंड, ओके, विल लुक एट दिस डायग्राम। देखो होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं गर्म पानी की, जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं वो एक्चुअली में क्या करती हैं? जो अपर मोस्ट लेयर है, ओशंस की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको गर्म कर देता है, तो ये वार्म वाटर एग्जिस्ट करता है। ये वार्म वाटर इवेंचुअली कहाँ पर चला जाता है? दैट इज टू दी पोलर रीजन्स। सो दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द पोल्स। सो ये क्या करता है? प्रिवेलिंग विंड्स इसको कहाँ तक ले जाती हैं? पोलर रीजन्स तक ले जाती हैं। अब पोलर रीजन्स में क्योंकि ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडक है, उसकी वजह से क्या है, ये जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब कोई पानी आइस में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉल्ट को क्या कर देता है? अपने से बाहर निकाल देता है, तो आइस जम जाती है, क्योंकि आइस क्या है? दैट इज फ्रेश वाटर। सो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ वाला पानी है वो डेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमक को छोड़ दिया गया है, सैलिनिटी इंक्रीज कर दी गई है। अगर इसकी सैलिनिटी इंक्रीज कर गई है, इसका मतलब क्या है? ये पानी अब डेंसर हो चुका है। अगर ये डेंसर हो चुका है तो ये कहाँ फ्लो करेगा? नीचे फ्लो करेगा। सो द डेंस सलाइन वाटर इट इज नोन एज डाउन वेलिंग। अब जब ये डाउन वेलिंग करेगा तो अगेन ये सर्कुलेशन आपको देखने को मिलती है डाउन वेलिंग और अप वेलिंग की। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर जो आइस बनती थी, आइस इवेंचुअली क्या करती थी? आइस बन के सलाइन वाटर क्रिएट होता था, जो कि डेंसर होता था और वो नीचे चला जाता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ये आइस में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा। अगर ये आइस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो ये क्या करता है? गर्म पानी जाके आइस को, जो वहाँ पर आइस पड़ी है, उसको भी ये क्या कर देता है? पिघला देता है। जब पिघला दिया, इसका मतलब क्या है? फ्रेश वाटर भी यहाँ पर एंटर कर गया।
अब अगर फ्रेश वाटर है और वो ठंडा है, वो भी डेंस होगा, लेकिन सेलाइन वाटर ज़्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। सो अब सेलाइन तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डेंसिटी कम है। तो ये जो डाउन वेलिंग है ना, जो डाउन वेलिंग का प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा वीकन हो चुका है, जिसकी वजह से ये अप वेलिंग डाउन वेलिंग जो सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रही है, विच इज़ नोन एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, वो वीक पड़ चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सारा गर्म पानी जाके कहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, सारा गर्म पानी जाके कहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज इन दी पोलर रीजन्स। अब पोलर रीजन्स में अगर ये एक्यूमुलेट हो रहा है तो इवेंचुअली क्या कर रहा है, आइस को मेल्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको सी लेवल राइज होता हुआ दिख रहा है और आपको वार्मर टेम्परेचर्स देखने को मिल रहे हैं इन दी पोलर रीजन्स एज कंपेयर टू दी इक्वेटर। आई होप आपको ये फिनोमिना समझ आया होगा। सो दिस इज व्हाट यू नोन एज, व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। इसकी वजह से ही आपको देखने को मिल रहा है कि इक्वेटर में जो भी कंट्रीज हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं किया है एज कंपेयर टू दी पोलर रीजन्स, राइट। सो दीज आर दी रीजन्स। सो अगेन अगर हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं तो अब आप पढ़ सकते हैं, अगर प्लैनेट एज अ होल की बात करते हैं, हैज वार्म्ड बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस, बट एज मेंशन्ड अर्लियर दिस इज जस्ट द एवरेज, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट लेवल्स। The polar regions, particularly the Arctic, have seen significant greater warming. अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने आपको रीजंस बताए हैं, जो ये अपवेलिंग और डाउनवेलिंग जिसको हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं, वो वीक हो रही है और सारा का सारा गर्म पानी कहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज इन दी पोलर रीजन्स, राइट। सो आप देख सकते हैं IPCC रिपोर्ट सेज दैट आर्कटिक रीजन हैज वार्म्ड एट लीस्ट ट्वाइस एज मच एज द वर्ल्ड एवरेज। सो हम कह सकते हैं अगर हम आर्कटिक रीजन की बात करते हैं तो आर्कटिक रीजन ट्वाइस गर्म हो चुका है एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ दिस इज अलार्मिंग, क्योंकि ये जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन अगर वीक हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है सारी आइस मेल्ट कर जाएगी। अगर आइस मेल्ट कर जाती है हमारे पोलर रीजन से तो आपके सी लेवल्स राइज हो जाएंगे। अब सी लेवल्स राइज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पानी जो है, आपके जो ओशन वाटर्स हैं, दे आर दी अब्जॉर्बर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दे विल अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड मोर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ पर एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस होगी, क्योंकि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है तो वो वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है। तभी हम कहते हैं कि क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लिबरेट कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो इवेंचुअली ये जो वार्म वाटर्स हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो जाता है। प्लस अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब ये यहाँ पर यही पानी जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि गर्म पानी है, अब अगर ये डाउन वेलिंग जो है ये इसके बाद अप वेलिंग जब होगी तो इवेंचुअली ये क्या करेगा, क्योंकि गर्म पानी है, ठंडा पानी तो हमें मिल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आइस सारी मेल्ट हो रही है। तो जब ये अप वेलिंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लिबरेट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप रिड्यूस भी कर रहे हैं तब भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लिबरेट होगी, तो उसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगी। तो ये जो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है ये और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जितनी भी आइस आपको पोलर रीजन्स में देखने को मिल रही है वो फिर नहीं मिलेगी और सी लेवल राइज होता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करता जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा टेम्परेचर्स अपने आप ही बढ़ेंगे, राइट। सो हम कह सकते हैं कुछ नेचुरल फिनोमिना भी है और कुछ यहाँ पर क्या है, हमारी गलतियों की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रही है, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से जो आर्कटिक रीजन है या फिर हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वार्मिंग देखने को मिल रही है। कैन यू सी द डायग्राम हेयर। सो आप देख सकते हैं वार्मिंग कहाँ पर ज़्यादा है, दैट इज इन दी आर्कटिक रीजन। डन। सो दीज आर दी रीजन्स फॉर दिस। सो व्हाट आर दी रीजन्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर एयर सर्कुलेशन जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, प्लस अनदर प्रोमिनेंट कॉज क्या है, दैट इज एल्बिडो इफेक्ट, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जब आइस मेल्ट कर रही है, देखो आइस क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है सारी सनलाइट, लेकिन जब आइस मेल्ट करने लग गई तो इसका मतलब क्या, अब लैंड सरफेस बाहर आ जाएगा।
अगर लैंड सरफेस बाहर आ गया तो ऑब्वियस ही बात है वो सनलाइट को क्या करना लग जाएगा, अब्जॉर्ब करने लग जाएगा, और जिसकी वजह से जो पोलर रीजन्स हैं जहां पर पहले आइस होती थी, एल्बिडो इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब क्या होने लग जाएगा, वो चीज़ अब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, सनलाइट को अब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, और वार्म हो जाएगा, और ये जो आपको सर्कुलेशन देखने को मिल रही है ये और भी ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो अगेन आप देख सकते हैं, अगर हम आइस कवर की बात करते हैं, जो आर्कटिक में है वो मेल्ट कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड द लैंड इज नाउ एक्सपोज टू द सन, विच इज इवेंचुअली डूइंग व्हाट, दे आर अब्सॉर्बिंग द सनलाइट एंड मेकिंग द आर्कटिक रीजन मोर वार्म, राइट। सो आप देख सकते हैं अदर रीजंस फॉर फास्टर warming of polar regions are changes in the clouds, water vapor and atmospheric temperatures. So natural reasons भी exist करते हैं, और जो मैंने आपको reason बताया है वो भी exist करता है, right? So these are the reasons. Now this was the holistic coverage of this topic. इसके related हम एक MCQ को practice कर लेते हैं. So as a result of global warming there has been, first statement है better global communication, second है melting of glaciers, third है the flowering of mango trees before time, और इज इट फोर दैट इज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। आपको बताना है क्या क्या इससे होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से देखने को मिलेंगे। सो 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, सी अगर हम बात करते हैं दैट इज 1 2 4 आर करेक्ट, और इज इट डी 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए अगर हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन होगी? नो, इट डजंट एग्जिस्ट, है ना। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। जैसे ही आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होता हुआ दिखता है तो आंसर क्या आ जाता है, दैट इज बी, 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। सो आई होप दिस इज क्लियर. So this is it. I hope you like the lecture. Thank you very much.